स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर मैं आकाश सांगनाले आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान। और हम बात कर रहे हैं हमारे पहले अध्याय के बारे में जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में। इसके पहले जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के 3 एपिसोड या फिर 3 पार्ट्स को हम इफेक्टिवली खत्म कर चुके हैं। आपने यदि वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए। यदि आपने वो देख लिया है तो चलते हैं और इस जर्नी को जो है हम लोग करते हैं कंटिन्यू। बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे? सिंपल सी कहानी है। आज की जो क्लास होगी इसमें जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि जो भौतिक रसायन है उसका प्रवेश द्वार है। ये जो है ये भौतिक रसायन आपकी जो है उसका क्या है भाई? फिजिकल केमिस्ट्री का ये है आपका प्रवेश द्वार। मतलब ये कि आज की क्लास में हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वहां पर हम ये सीखेंगे कि जो रिएक्शंस होती है राइट, इसके अंदर किस टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं और कौन से ऐसे नियम हैं जिसे हम उपयोग करते हैं रिएक्शंस के समय पर कैलकुलेशन करने के लिए। बात समझ में आ रही है? बड़ी सिंपल सी कहानी है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा अध्याय क्रमांक 1 है इसकी जो कहानी है इसमें अभी तक हमने क्या देख लिया है। बात समझ में आई? तो इसमें हमने ये देखा है कि हमारा जो द्रव्य होगा यानी कि पदार्थ होगा उसकी जानकारी के बारे में। तो ये पहला एपिसोड था, हमारा पहला पार्ट था, पहली जो क्लास थी इस चैप्टर की। उसमें हमने ये जाना था कि आपका जो द्रव्य है यानी कि पदार्थ है उसके कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, क्या उसका वर्गीकरण होता है, क्या चीजें होती हैं पदार्थ के बारे में जो हमें हमारे सिलेबस के लिए जानने की जरूरत है। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसी चीजें हमने देखी थी द्रव्य के मापन के समय पर भी। कहानी बड़ी सिंपल सी है कि मैं भले ही किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा रहा हूं पर मैं हमेशा जो पुराने वाले टॉपिक्स हैं उनके रिवीजन को भी साथ साथ में हम लोग लेकर चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो चैप्टर है वो हमेशा कनेक्टिविटी में बना रहेगा और जब जब आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी हम पिछले वाले पार्ट से कॉन्सेप्ट्स को उठाकर यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स आपको घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं आपके सामने होंगी सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा है भैया द्रव्य की जानकारी, द्रव्य यानी कि पदार्थ क्या होता है, कैसे वर्गीकरण होता है, कैसे समांगी मिश्रण बनता है, कैसे असमांगी मिश्रण बनता है, कैसे जो है हम करते हैं उसका क्लासिफिकेशन, कैसे हम अवस्था में परिवर्तन को समझते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी पहली क्लास में, जिसको हमने बहुत सारा कक्षा 9वीं और 10वीं में भी पढ़ा था। साथ में हमने देखा था कि जो द्रव्य होता है यानी कि आपका पदार्थ होता है उसका मापन किस तरीके से किया जाता है। मतलब ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिससे आप पदार्थ का प्रवृत्ति और उसका मापन कर सकते हो। और सीधी सी बात है भैया, आप मापन करोगे तो क्या होगा? जब आप मापन करोगे तो उसमें अनिश्चितताएं आएंगी। आप किसी चीज का यदि मेजरमेंट करोगे, मापन करोगे, नापोगे तो उसमें क्या आएगी? अनिश्चितताएं आएंगी, उसमें त्रुटि आएगी। तो वहां पर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा था राइट पिछली क्लास में, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका वैज्ञानिक संकेतन, या फिर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर जिसको हम कहते हैं सार्थक अंक, या फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? तो भैया विमीय सूत्र यानी कि विमीय आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स कहानी बड़ी सिंपल सी है। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग बढ़िया से पढ़कर आ रहे हैं। अब आज का जो हमारा पड़ाव है, आज बात समझ में आ रही है? आज का पड़ाव जो है हमारा, ठीक है, आज का जो हमारा पड़ाव है वो क्या है? तो आज का हमारा पड़ाव जो है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, एक भी कॉन्सेप्ट को स्किप मत करना, बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कुछ भी स्किप नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट। और ये जो आपके रासायनिक संयोजन के नियम है इसमें बेसिकली हमको 5 चीजें पढ़नी है, 5 अलग अलग प्रकार के नियम पढ़ने। इनमें से बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते हो, जो चीजें आप पहले से नहीं जानते उसको मैं अभी करवाने वाला हूं। बात समझ में आ गई? तो देखो, तो ये जो रासायनिक संयोजन का आपका नियम है इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स किसकी? भैया द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की। फिर हम किसकी बात करेंगे? स्थिर अनुपात के नियम की, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इंग्लिश में भी करेंगे, हिंदी में भी करेंगे, परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो पहला है आपका द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
दूसरा है आपका स्थिर अनुपात का नियम, जिसको आप कहते हो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा है आपका गुणित अनुपात का नियम। तीसरा जो है वो क्या है आपका गुणित अनुपात का नियम, जिसे आप लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहते हो? तो कहते हो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा क्या है? तो गैलोसेक का नियम। चौथा कौन सा है? तो गैलोसेक लॉ यानी कि गैलोसेक का नियम। पांचवा जो है वो है हमारा एवोगाड्रो यानी कि एवोगैड्रोज लॉ, जिसके बारे में आप जानते होंगे एवोगैड्रोज नंबर के बारे में, जो कि किसी भी चीज के एक मोल की संख्या होती है, मान होता है, वैल्यू होती है। कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये सारी चीजें जो हैं आज के इस क्लास में होने वाली है। शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जो इस प्रकार की रिएक्शन होती है, इसको मैं सिग्नल के थ्रू आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। बात समझ में आ गई? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि कैलकुलेशंस यानी कि भौतिक रसायन की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। चलते हैं सबसे पहले किसकी तरफ? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की तरफ। बात समझ में आ गई? तो कौन सी 5 चीजें देखने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिए। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलोसिक का नियम, और बात किसकी होगी? एवोगाड्रो के नियम की। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो अंतिम दो है ना, इसको हम अध्याय क्रमांक 5 में भी पढ़ेंगे। ये जो अंतिम दो हैं स्टूडेंट्स, इसको हम अध्याय क्रमांक 5 में भी पढ़ेंगे। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा बड़ा ही अच्छे तरीके से क्लियर। कहानी है, सिंपल है, इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में क्या कर लो भैया, ड्रॉ कर लो। ये हट गया, मैं यहां से कर लिया ड्रॉ। एकदम सिंपल सी कहानी। तो चलते हैं अब हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जो कि बड़ा ही है आसान। क्या है, कैसे है, समझते हैं। देखो, तो अब ये सारे नियम हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप वहां से चाहें तो वहां से, नहीं तो आप यहां से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात करेंगे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, और इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्य आपका नष्ट किया जा सकता है। सवाल पैदा होता है इसमें, कवि कहना क्या चाहते हैं, राइट? तो अब बात करेंगे द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं होता और ना ही पैदा किया जा सकता है, पर इसको यदि हम सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा। यदि हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, और वो ये होगा। सुनो, किसी अभिक्रिया के दौरान, भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल रिएक्शंस होगी, रसायन पढ़ रहे हो तो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। तो आप हमेशा एक चीज याद रखिए, किसी अभिक्रिया के दौरान, अच्छा रुको, परिभाषा बाद में, पहले उदाहरण लेते हैं। परिभाषा बाद में, पहले लेते हैं उदाहरण। ध्यान से देखिएगा क्या किया था, आप याद करो। मैंने यहां पर 2 अभिक्रियाएं लिखी थी स्टूडेंट्स। ये 2 ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिन अभिक्रियाओं से आप केमिस्ट्री के मैक्सिमम पार्ट को, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि आपके भौतिक रसायन के मैक्सिमम पार्ट को आसानी से निपटा सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। तो मैं एक अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, मैं लिख रहा हूं 3H2 के साथ में N2, और मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 2NH3। सीधी सी बात है, यदि मुझे अमोनिया बनाना है तो मैं ऐसी एक रॉ रिएक्शन लिख सकता हूं। इसमें अभी अपन ने उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट नहीं लगाया है, इसमें अभी हमने तापमान और दाब की बात नहीं किया, क्योंकि अभी हम उतने डीप में नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हम अभिक्रिया को समझेंगे और द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को समझेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब ध्यान से देखो, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभिक्रिया होनी थी, हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब अभिकारक क्या है? तो भैया ये वाला जो भाग है इसको अपन लोग अभिकारक कहते हैं। हमने कहा ठीक है, चलो ये आपका अभिकारक हो गया। ठीक है, इधर वाला जो भाग है वो क्या है? तो भैया ये आपका उत्पाद हो गया। घबराने वाली बात ही नहीं है, एक तरफ अभिकारक है, एक तरफ उत्पाद है। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ध्यान से देखो, अभिकारक में क्या क्या है आपके पास में? तो 3 हाइड्रोजन के अणु हैं, 1 नाइट्रोजन का अणु है। उत्पाद में आपके पास 2 जो है अमोनिया के अणु है। बात समझ में आ गई? अब देखो कहानी क्या है, सिंपल है। देखो, इधर का यदि हम कुल द्रव्यमान देखेंगे तो वो 6 ग्राम होगा। कैसे 6 ग्राम होगा? तो देखो, एक हाइड्रोजन का, सिंगल हाइड्रोजन के परमाणु के 1 मोल का कितना होता है आपका? याद करो, 1 मोल का होता है 1 ग्राम।
तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, और ऐसे वाले 3 यदि हैं तो कितना होगा, 6 ग्राम होगा। फिर बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन की। अब ये जो नाइट्रोजन है इसका कितना होगा, तो नाइट्रोजन का एक आपका जो मोल होता है, नाइट्रोजन परमाणु का एक मोल जो होता है उसका 14 ग्राम होता है। तो 2 का कितना होगा भैया, 28 ग्राम होगा। दोनों को जब आपने जोड़ दिया, दोनों को जब आपने जोड़ दिया तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलकर बना लिया अमोनिया। अब ये जो अमोनिया बना है, अब ये जो अमोनिया बना है, राइट, इस अमोनिया का कितना द्रव्यमान होगा तो वो देख लेते हैं। तो ये होगा आपका 34 ग्राम। एक अमोनिया का 17 ग्राम होता है, तो 2 का कितना होगा भैया, 34 ग्राम। अब आप एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी, धमाकेदार कहानी, बहुत ही आसान सी कहानी। और क्या है वो कहानी, ध्यान से देखो। इस तरफ जो कुल द्रव्यमान है वो कितना है, तो स्टूडेंट्स ये है अपना 34 ग्राम। इस तरफ कुल द्रव्यमान है अपना 34 ग्राम, और इस तरफ भी कुल द्रव्यमान है अपना 34 ग्राम। अब आप कह रहे होगे सर इसमें क्या हायर केमिस्ट्री, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, कक्षा 9 में भी पढ़ा था, कक्षा 10 में भी पढ़ा था, और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई हायर केमिस्ट्री नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम ऐसा 2 रुपए का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ गई। बेसिकली कहानी क्या है, यही है हमारे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। स्टूडेंट्स, यही हमारे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम जो ये कहता है कि किसी अभिक्रिया के दौरान, बात समझ में आ रही है, किसी भी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान जो है वो कैसा होता है, एक समान होता है। भले कोई भी अभिक्रिया हो, पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान है वो कैसा होगा, एक समान होगा। बात समझ में आ गई। कुल द्रव्यमान जो होगा किसी भी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, एक समान होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। मतलब ये कि कोई अभिक्रिया यदि हो रही है तो ना तो आपका द्रव्यमान कम हो रहा है और ना ही आपका भी जो कुल आपका द्रव्यमान है वो ज्यादा हो रहा है। मतलब आपका जो द्रव्यमान है, राइट, आपका जो द्रव्यमान है वो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो जहां पर द्रव्य लिखा है उसको और थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं अपन लोग, एंड दैट इज व्हाट, द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है। तो द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही आपका नष्ट किया जा सकता है। कहानी सिंपल है, बहुत आसान है, नोट कर लो, पहले उसको नोट करो। अब चल रहे हैं किसकी तरफ, इसकी परिभाषा की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, बस यही तो थी कहानी। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान एक समान होता है। उत्पाद का कुल द्रव्यमान, अभिकारक एवं उत्पाद का कुल द्रव्यमान एक समान रहता है। एक समान रहता है, दैट्स ऑल। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक एवं उत्पाद का कुल द्रव्यमान कैसा रहता है, तो भैया एक समान रहता है। हमने कहा आया क्या समझ में, इन्होंने कहा यस, बात समझ में आ गई। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के समय का तरफ का और उत्पाद के तरफ का कुल द्रव्यमान कैसा रहता है, एक समान रहता है। इसका मतलब द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो हमेशा एक समान रहेगा। पर बस अंतर क्या रहेगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी
तो आपके जो अणु और परमाणु हैं उनका जो संयोजन है वो बदल जाएगा। याद करो, ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? एक अभिक्रिया और लेते हैं, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब आप चाहते हो कि आपको मीथेन जलाना है, हमने कहा चलो भैया मीथेन जला दो। तो मीथेन जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। ये लो मीथेन को जलाया, क्या मिला? CO2 गैस मिली, और क्या मिला? जल मिला वाष्प के रूप में। बात समझ में आ गई? तो इस अभिक्रिया को यदि हम देखेंगे, इसको यदि हम संतुलित करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे, तो आप जानेंगे यदि आपको मोल का द्रव्यमान निकालते आता है तो कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन के एक मोल का लगभग 12 ग्राम और हाइड्रोजन का लगभग 1 ग्राम, तो ये हो जाएगा टोटल 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन का कितना होता है भैया? 16 होता है। एक ऑक्सीजन के परमाणु का 16 होता है। कितने परमाणु हैं? ध्यान से देखो कितने परमाणु हैं। तो इसमें 2 परमाणु हैं, फिर 2 से गुणा किया तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 परमाणु, मतलब कि 64 ग्राम। CO2 की यदि हम बात करें तो एक कार्बन है यानी कि 12 होगा, 2 ऑक्सीजन है यानी कि 32 होगा, 32 में 12 जोड़ा तो अपने को मिला 44 ग्राम। और यदि आप जल की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन का 16 होगा, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, 16 में 2 जोड़ दिया, इसको हटाओ ना यहां से, 16 में यदि 2 जोड़ दिया तो 18 होगा, और दूनी किया अपन ने तो ये हो गया 36 ग्राम। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ का कुल द्रव्यमान जो है उसको जोड़ते हैं, दोनों तरफ के कुल द्रव्यमान को जोड़ते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। बात समझ में आ गई? तो चलो भैया 64 में 16 को जोड़ा तो आंसर कितना आ गया? 80 ग्राम। तो इधर का कुल द्रव्यमान आ गया आपका 80 ग्राम, 80 ग्राम, 80 ग्राम, 80 ग्राम। तो इधर का कुल द्रव्यमान आ गया 80 ग्राम। अब 44 में यदि आप 36 को जोड़ोगे तो फिर आपका जो आंसर है वो कितना आ गया भैया? 80 ग्राम। अब फिर आप वही बोलोगे सर इसमें भयंकर क्या है? तो ध्यान से आप देखिएगा, इसमें उत्पाद की तरफ का कुल द्रव्यमान भी 80 ग्राम है और आपके रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक की तरफ का भी कुल द्रव्यमान यानी कि टोटल मास जो है वो आपका 80 ग्राम है। तो इस अभिक्रिया तो हुई, अभिक्रिया हुई, ऊष्मा भी निकली, नो डाउट ऊष्मा भी निकली, उसको भी अपन लिख देते हैं। अभिक्रिया हुई, इसमें ऊष्मा भी निकली, अभिक्रिया हुई, ऊष्मा भी निकली, एनर्जी भी निकल गई, सब कुछ सही हो गया। पर अभिकारक के तरफ का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के तरफ का कुल द्रव्यमान जो है वो कैसा है भैया? एक समान है। कैसा है? एक समान है। तो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं यही कहलाता है आपके द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। स्टूडेंट्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने कॉपी में लिखिएगा, उससे भी बढ़िया तरीके से अपने दिमाग के अंदर फिट करिएगा, क्योंकि ये कई बार आपको यूज होने वाला है अगले 2 सालों में। बात समझ में आ गई? चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यदि इसमें कोई डाउट है बिल्कुल परेशान मत होइए, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्लियर है कहानी? टीप लो, चलो टीप लिया, बहुत आसान, पक्का जी। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्थिर अनुपात का नियम। उस परिभाषा को अपनी कॉपी में लिखिए। डिस्कस करते हैं पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नोट करो। चलिए तो कहानी जो है वो बड़ी सिंपल है, आपने इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में कर लिया होगा नोट। और अब चलते हैं इस कहानी की तरफ जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहता है? ध्यान से सुनो। ये कहता है किसी भी XYZ यौगिक में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई भी एक यौगिक ले सकते हैं, जैसे कि हमने H2O लिया हुआ है, जैसा कि हमने CO2 लिया हुआ है, जैसा कि हम NH3 ले लेते हैं। बात समझ में आ रही? कोई भी एक यौगिक आप ले लीजिए। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कैसा रहता है भैया? समान रहता है। मतलब कोई यौगिक, इनका कहने का मतलब यह है कि कोई यौगिक, कोई भी यौगिक किसी भी तरीके से बनाया जाए, कोई यौगिक है जो कि किसी भी तरीके से बनाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? कोई भी यौगिक, क्या लिखा हुआ है? किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। कोई यौगिक किसी भी तरीके से बनाया जाए, किसी भी तरीके से बनाया जाए कोई भी यौगिक, सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी अभिक्रिया के थ्रू उस यौगिक का निर्माण कर रहे हो। बात समझ में आ गई? तो वही लिखा हुआ है, कोई यौगिक किसी भी तरीके से बनाया जाए उसका या उसमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात एक समान रहेगा। उसमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, उसमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, उसमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, किसकी बात हो रही है? अनुपात हमेशा, मतलब ये कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमेशा कैसा रहेगा भैया? एक समान रहेगा। ये बात आपको माननी पड़ेगी। कैसे रहेगा? प्रूव करते हैं, रुको। एक समान रहेगा। और कैसे रहेगा? इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। बात समझ में आ गई? तो कोई भी यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, जल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, अमोनियम फॉस्फेट हो सकता है। दुनिया का कोई भी यौगिक किसी भी तरीके से यदि बनाया जाए तो उसमें जो है द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा? आपका एक समान रहेगा। क्या है कहानी? समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखो, अब मैं बात कर रहा हूं भैया कार्बन डाइऑक्साइड की। मुझे लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्या एक ऐसा यौगिक है जो आपके स्थिर अनुपात का जो नियम है उसको लागू होता है कि नहीं होता है? तो समझने के लिए एक काम करते हैं, अभिक्रियाएं लिखते हैं। तो पहली अभिक्रिया जो है उसमें मैंने C+O2 लिखा और मुझे कौन सी चीज मिली? मुझे मिला CO2। दूसरी जो अभिक्रिया है इसमें मैंने क्या किया? CaCO3 लिया, जिसको मैं चूने का पत्थर कहता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट कहता हूं, और इसको जो है मैंने गर्म करना शुरू कर दिया। इस तरीके से मोमबत्ती जलाई और इसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया। तो भैया ये आपका टूट गया CaO और किसमें? CO2 में। हमने एक तरीका और अपनाया, हमने कहा भैया 2CO के साथ में यदि हम O2 को मिलाते हैं तो हमें मिल जाता है 2CO2, 2CO2 नॉट CO3, राइट? तो हमें मिल जाता है 2CO2। अब यहां पर भी CO2 है, यहां पर भी CO2 है, यहां पर भी CO2 है, और तीनों ही केस में हमको जो CO2 मिल रहा है, राइट, तीनों ही केस में हमको जो CO2 का अणु मिल रहा है, जो यौगिक हमारा CO2 के रूप में मिल रहा है, तो स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि तीनों ही केस में आपका जो CO2 मिलेगा उसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म कैसे होंगे? एक समान होंगे। साथ ही तीनों ही केसेस में, तीनों ही परिस्थितियों में आपको जो CO2 मिल रहा है उसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म कैसे होंगे? एक समान होंगे। कैसे होंगे? एक समान होंगे। और साथ में तीनों ही CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो कैसा होगा? वो हमेशा एक समान होगा। बात समझ में आ रही है? करते हैं प्रूफ, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। बड़ा ही आसान है वैसे तो, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब कार्बन का कितना होता है भैया? एक मोल की यदि आप बात करोगे तो 12 ग्राम। कार्बन के एक मोल की आप बात करोगे तो 12 ग्राम। और ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? तो 2 हैं। ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? तो भैया ऑक्सीजन आपके पास 2 हैं। अब एक ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, अपन ने देखा था। ऑक्सीजन के एक मोल का यदि हम क्या निकालते हैं, हम यदि उसका भार निकालते हैं तो वो कितना आता है? 16 ग्राम। तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो इसमें कुछ बड़ा भयंकर सा नहीं है। फिर हमने CO2 का यहां पे भी निकाला, ये भी हमको जो है 12-32 मिला, ये भी अपने को जो है कैसा मिला भैया? 12-32 मिला। तो सभी जगह पर द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो एक समान है। और कितना है? तो 12 डिवाइड बाय 32 कर लेते हैं अपन लोग। चलो कैसे भाग जाएगा? तो एक काम करते हैं, हम इसको 4 से भाग देते हैं। 4 से ही देंगे ना, बाकी किसी से तो जाएगा नहीं। तो 4 से दिया तो 3 आया, 4 से दिया तो 8 आया। मतलब और मतलब सुनो ध्यान से, सभी जगह पर आपका जो है अनुपात निकल कर कितना आया? सभी जगह पर आपका जो अनुपात है वो निकल कर कितना आया? सरल अनुपात की यदि हम बात करेंगे तो वो आया 3:8। तो इसमें खतरनाक क्या था? कुछ भी नहीं।
इस पे खतरनाक जैसी कोई भी बात नहीं थी। सीधी सी कहानी यह है कि सारे ही टॉपिक्स इतने ही आसान है, ऐसे ही मजेदार हैं, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां की हो, अफ्रीका के देश की हो, कार्बन डाइऑक्साइड अमेरिका की हो, कार्बन डाइऑक्साइड न्यू दिल्ली की हो, कार्बन डाइऑक्साइड श्रीलंका की हो, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी। और आप कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, किसी भी प्रक्रिया से आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कोई भी रिएक्शन करवा लो, और यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा कैसा रहेगा? तो वो हमेशा कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? वो रहेगा हमेशा आपका स्थिर, यानी कि नियत, यानी कि एक समान। यानी कि यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो अनुपात हमेशा रहेगा 3:8, यानी कि 3:8। बात समझ में आ रही है? और यदि ये बात कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लागू होती है तो ये बात किसी और यौगिक के लिए, अणु के लिए भी लागू होगी। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि ऊपर वाली जो अभिक्रिया थी, इसको करवाने के बाद ऊष्मा बाहर निकली थी। क्या बाहर निकली थी? ऊष्मा। काहे बाहर निकली ऊष्मा? राइट, तो यहां पर ऊष्मा बाहर निकली थी क्योंकि दहन हो रहा था। यहां पर भी ऊष्मा बाहर निकली थी और यहां पर ऊष्मा दी थी। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा क्षेपी है, जैसा कि यहां था, सॉरी ऊपर और नीचे वाले में था, या फिर ऊष्मा शोषी है, यानी कि वो ऊष्मा का अवशोषण कर रही है। सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। बात समझ में आ गई? चलो देख लो, क्या लगता है निपटा देंगे इस टॉपिक को? निपटा दिया यार, घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। कक्षा 11वीं 12वीं की जो रसायन विज्ञान है या कोई भी आप दूसरे विषयों की यदि आप बात करेंगे, सीधी सी बात है, बस कॉमन सेंस यूज करना है। एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है और चुपचाप जो है चैनल के सामने, क्लास के सामने बैठ जाना है। आपके दिमाग के अंदर सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बढ़िया तरीके से मैं और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी फिट कर देंगे। बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो कहानी सिंपल है और वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमें मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लाया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लाया। बस याद रहे कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सभी जगह पर शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। कोई और चीज यदि उसके अंदर होगी तो खेल बिगड़ जाएगा। तो यदि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग अभिक्रिया से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, बात समझ में आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हर सिचुएशन में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो कैसा रहेगा? लंबा हो गया, फिर से सुनो। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा भैया? नियत रहेगा। और कितना रहेगा? 3:8 रहेगा। बात समझ में आ गई? ऐसी यदि हम बात करें जल की, किसकी बात करें? जल की। तो कहां बात करेंगे? पड़ोस में करेंगे, ये लो। ऐसे यदि आप बात करेंगे किसकी भैया? जल की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जल का कितना ग्राम ले रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स कि आप जो जल है उसका कितना ग्राम ले रहे हो। मतलब ये कि आप जो है जल का 5 ग्राम लें, आप जल का 18 ग्राम लें, आप जल का 80 ग्राम लें, या फिर आप जल का 3, 7, 5, 6, 9, 4 ग्राम लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि आप इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो अनुपात निकालोगे द्रव्यमान का, वो कितना होगा? तो हाइड्रोजन का 1 मोल 1 ग्राम का होता है, तो 2 हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन का भैया 16 होता है, तो 1:8 हमेशा आएगा। भले ही बात आप यहां की करें, यहां की करें, यहां की करें, या फिर आप यहां की करें। बात समझ में आ गई? तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी, और उस कहानी में हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जल की कितनी भी मात्रा हो जाए या जल किसी भी स्रोत से पता चल जाए
किसी यौगिक की कितनी भी मात्रा हो जाए या वो यौगिक किसी भी स्रोत से निकले, बशर्ते वो यौगिक आपका शुद्ध होना चाहिए। तो उस यौगिक के अंदर सभी आपके जो तत्व हैं उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो हमेशा कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे जल के केस में कितना रहेगा भैया, 1:8 यानी कि 1:8 रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका स्थिर अनुपात का नियम, दैट्स ऑल। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, वो कहां करेंगे, फिलहाल में हम नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे एक्सरसाइज में, उसको हम करेंगे कहां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसको हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, उसको अपन करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में, उसको अपन करेंगे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में। और ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैसे मिलेगी वो इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये सारी कहानियां थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। ये था हमारा स्थिर अनुपात का नियम। यहां पर हमने जल के लिए देखा, उसके पड़ोस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखा। कहानी जो है वो बड़ी ही सिंपल है और इसी को हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है, भले ही, इसको और अपडेट कर देता हूं, इसको तो आपने नोट कर लिया राइट, भले ही, इसका भला करते हैं टॉपिक का राइट, इसे लिखते हैं, भले ही उस यौगिक को अलग, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, इसका यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे बनना चाहिए। बात समझ में आ गई? भले ही उस यौगिक को अलग अलग स्रोत द्वारा प्राप्त किया गया हो, या फिर भले ही उस यौगिक को अलग अलग स्रोत द्वारा प्राप्त किया गया हो या उस यौगिक की, इसको भी ऐड कर लेना, कोई भी मात्रा ली हो, खेल खत्म। बात समझ में आ गई? और जैसे ही कहानी खत्म होती है मुझे आप सबका जो एक्सप्रेशन है वो चाहिए ऐसा। कैसा? तो भैया ऐसा चाहिए ही चाहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे आप सबका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा चाहिए। बात समझ में आ गई? कहानी बड़ी सिंपल थी, ये था हमारा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, इसको भी नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। हो गया? तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लिया। और ये सारी कहानी हमें कौन सुनाए? डाल्टन भैया सुनाए। बात समझ में आ रही है? चलो और आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं भैया गुणित अनुपात का नियम। अब ये क्या कहता है? तो स्टूडेंट्स, इसकी जो स्टेटमेंट है मैं खुद मानता हूं कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। एक काम करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम स्टेटमेंट की बात कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। गुणित अनुपात का जो नियम है वो क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए छोड़ो, गुणित अनुपात का नियम छोड़ो, एक बढ़िया चीज बताता हूं, वो भी समझ लिया। गुणित अनुपात का नियम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्या कहता है? सुनो, कोई भी आप एक तत्व ले लो, कोई भी एक ले लो, हाइड्रोजन ले ले, पक्का जी। चलो ये लो भैया, एक तरफ अपन ने लिया हाइड्रोजन और एक तत्व हमने लिया ऑक्सीजन, क्योंकि इन दोनों से ही जल का निर्माण होता है, इन दोनों से ही हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। बात समझ में आ रही है? तो कोई दो तत्व ले लो, गुणित अनुपात का जो नियम है उसको 1 मिनट के लिए ऐसे एक तरफ रख दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बढ़िया सी कहानी सुना रहा हूं, बड़े अच्छे से सुनना, बस 5 मिनट चाहिए मुझे आपके, उसमें मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बात समझ में आ गई? चलो, मैंने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, मैंने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया। अब इससे बनाते हैं हम दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं, ध्यान से सुनो। तो एक यौगिक अपन ने कौन सा बनाया? तो एक यौगिक हमने बनाया
इन दोनों से मिलाकर एक यौगिक बनाया H2O, जिसको हम जल कहते हैं, और दूसरा बनाया H2O2। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात निकालते हैं। अब ये चीज आप सीख चुके हो। हाइड्रोजन के जो परमाणु रहते हैं, एक मोल परमाणु का 1 ग्राम होता है, तो 2 मोल का कितना होगा 2 ग्राम। तो ऑक्सीजन का कितना होगा 16 ग्राम। तो इसको अपन 2:16 लिख सकते हैं क्या? बोलिए यस सर। अच्छा, यहां पर आते हैं, क्या इसको मैं जो है 2:2, क्योंकि हाइड्रोजन के तो 2 हो गए, अब ऑक्सीजन के कितने यहां पर, अब 2 हैं, 1 नहीं है, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा भाई? मुझे मिलेगा 1/8। इसको यदि मैं करूं तो मुझे कितना मिलेगा 1/16। चलो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, एक छोटू सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग और करते हैं। बात समझ में आ रही है? उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम चलते हैं किसके पास में? नाइट्रोजन के पास में, और आपके जो है किसके पास में? ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे ऑक्साइडों का निर्माण करता है। चलो एक यहां पर अपने देख लिया, यहीं कर लें क्या? हाँ यहीं कर लेते हैं ना, जगह तो बहुत है अपने पास। चलो आ जाओ, देखो बस 2 मिनट और खेल खत्म, बस 2 मिनट स्टूडेंट्स और खेल खत्म। चलो ये लो ये लो ये लो ये लो, मेरे पास एक नाइट्रोजन है और एक मेरे पास ऑक्सीजन है। अब मैं निर्माण करता हूं, तो एक मेरे पास NO बना, मेरे पास NO2 बना, और मेरे पास N2O5 बना, और भी बन सकते हैं, N2O4 बन सकता है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, राइट। अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन का कितना होता है भाई? 14 होता है कि नहीं होता है? पक्का होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हो गया कितना 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 कितना, तो नाइट्रोजन का बिल आया 14। ऑक्सीजन का 16 होता है। यार प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, यदि नहीं पहले से पता तो भी मत घबराओ। बात समझ में आ रही है? नहीं पता मत घबराओ, प्रैक्टिस करते करते पूरा हो जाएगा। सुनो ध्यान से, तो 14 और 16 हो गया। अब यहां कितना होगा? तो भैया नाइट्रोजन का तो 14 ही है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहां पर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 नाइट्रोजन है तो 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा। ऑक्सीजन कितने? 5 है, एक का 16 होता है, तो 16 पंचे कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है ना? क्या गुणित अनुपात का नियम मेरे को नहीं पता क्या होता है गुणित अनुपात का नियम, पर जो मैं कहानी समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, एकदम आसान है, एकदम एटीट्यूड में रहने का, बिल्कुल भी नहीं घबराने का, बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं रहने का। भिड़ जाओ, टूट पड़ो केमिस्ट्री के ऊपर। बात समझ में आ रही है? चलो भैया, तो अब एक काम करते हैं, सरल अनुपात निकालते हैं। ये तो हमारा दिया गया अनुपात था, अब कौन सी चीज निकालेंगे भैया? सरल अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालोगे सरल अनुपात? सुनो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो सरल अनुपात निकालने के लिए हम 14/16 करेंगे। कितना आएगा अपना? तो ये अपना आ जाएगा, यदि हम इसको लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा कितना? तो ये 7:8 आएगा। इसको यदि हम लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 7:7 है ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 16 आ जाएगा। हाँ 16 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो 7:16 आ जाएगा। इसको यदि हम लिखने की कोशिश करें और यदि हम इसको 4 से भाग दें, 16 पंचे 80 होता है, 16 चौके 64। हाँ यार बिल्कुल सही है। यदि हम इसको भी 4 से भाग दें तो ये आ जाएगा 7:, राइट। और यहां पर कितना आ जाएगा? तो भैया 20 आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 8 है, यहां पर 16 है, यहां पर ऑक्सीजन 8 है, यहां पर कितना है? 16 है। यदि मैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालने की कोशिश करूं तो मुझे कैसा मिलेगा? यदि मैं, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा 2 रुपए का कंफ्यूजिंग टॉपिक है और अपने पास नॉलेज 5 रुपए का, इसलिए अपन घबराएंगे नहीं। बात समझ में आ गई? चलो देखो, 8 और 16 का यदि मैंने अनुपात निकाला तो कैसा आया? आया। अनुपात नहीं निकाला, बेसिकली मैंने 8 और 16 को कंपेयर किया तो मुझे 1 और 2 आया, या 8 और 16 का निकाला तो 1 और 2 आया। अब यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं, 4 से इसको भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस मुझे ये बता दो कि दोनों ही केसेस में, बस मुझे ये बता दो क्या दोनों ही केसेस में
ऊपर वाले केस में यानी कि आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों में, और नीचे वाले केस में रुको एक बना देते हैं, रुको ये लो मत घबराओ, चलो आप तो वैसे नहीं घबराते हो यार, फिर भी थोड़ी बहुत हो रही है तो मत घबराओ। चलो, नीचे वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऊपर वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कहानी है, ठीक है। सुनो देखो, तो अब ये क्या कहानी है, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो क्या किया आपने दो अलग अलग तत्वों से कुछ यौगिकों का निर्माण किया। आपने जो है दो अलग अलग तत्वों से कुछ यौगिकों का निर्माण किया, ऊपर भी किया नीचे भी किया, हमने कहा ठीक। फिर आपने द्रव्यमानों का अनुपात निकाल लिया, हमने कहा ठीक। फिर आपने सरल अनुपात निकाल लिया, हमने कहा ठीक है, यहां तक सही चल रहा है, अब आगे कुछ मत बोलना। तो भैया यहां तक भी सही चल रहा है, चलो। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है, अब देखो हाइड्रोजन का तो आपने एक समान देख रखा है, आप कोई भी एक तत्व उठाइए, हमने उठाया जिसका अलग अलग अनुपात है दोनों में। क्या उठाया हमने, ऑक्सीजन उठाया, भैया यहां 8 है और यहां पर कितना है, 16 है। आप इन दोनों का क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो, अनुपात निकाल लो। क्या पूर्णांक में आया? जनता जवाब मांगती है, क्या पूर्णांक में आया? तो बिल्कुल आया। तो किस में आया, पूर्णांक में आया। नीचे देखते हैं, 7 7 7, सब में 7 7 7 है, पर एक में 8, एक में 16, एक में 20 है। मतलब ये कि फिर यहां पर जब अपन ने तीनों का अनुपात निकाला तो वो किस में आ गया, पूर्णांक में आया। किस में आया, 8 16 20 का आपने जब दोबारा से अनुपात निकाला, राइट, तो कैसा आया भैया, पूर्णांक में आया। फिर से पूर्णांक में आया। इसका मतलब ये है, अब सुनो ध्यान से कहानी, बस 40 सेकंड में ये जो पूरी बात है ये समझ में आपके आ जाएगी। सुनो ध्यान से, देखो, यदि कोई दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, यदि कोई दो तत्व, दो ही होंगे, तीन होंगे तो नहीं लगेगा, यदि कोई दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ, एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ जो भी अनुपात आता है, एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ जो भी अनुपात आता है, वो सभी अनुपात आपस में पूर्णांक होते हैं। वो सभी अनुपात आपस में कैसा दर्शाते हैं भैया, पूर्णांक दर्शाते हैं। मतलब कोई पॉइंट शॉइंट में नहीं आएगा, कोई ऐसे दशमलव में नहीं आएगा। बात समझ में, कोई पॉइंट में नहीं आएगा, कोई डेसिमल में नहीं आएगा, कोई दशमलव में नहीं आएगा, यह आएगा पूर्णांक में। इसी को बोलते हैं हम गुणित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कोई भी तत्व उठाइए, उनके अलग अलग आप यौगिक बनाइए। ऑक्साइड सबसे अच्छा यौगिक होता है, ऑक्सीजन कॉमन एलिमेंट होता है, निकाल लो। फिर 8 16 20 का निकाल लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे। और कर लिया, और इन सब का निकालोगे तो ये किस में आना चाहिए, आपका पूर्णांक में ही आना चाहिए। बात समझ में आ गई, इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लो। हम जो है इस कहानी की, इस कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा चुके हैं। बात समझ में आ रही है, इसको नोट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका गुणित अनुपात का नियम। ये क्या था आपका, गुणित अनुपात का नियम। चलिए चलते हैं बैक टू द टॉपिक। ये दिया हुआ है आपके गुणित अनुपात का नियम। क्या लिखा है, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो, जैसे कि 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 और जैसे कि, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं।
तो इसको तो एज इट इज आप लिख ही लेना कॉपी में, इसके अलग से नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। पर जो कहानी समझाई क्या वो आपके समझ में आई? बोलिए यस सर। मतलब ये कि यदि आप इन सभी जगह पर आप ऑक्सीजन का जो अनुपात है, कुछ होगा ना, निकाल ही लेते हैं यार, देखो 1 मिनट लगेगा। ये लो ये लो ये लो ये लो, मजे करो। चलो ये हो गया 14 16, चलो ये लो ये हो गया 28 और 16, चलो बहुत बढ़िया। चलो और यहां पर निकालते हैं कौन सा, तो ये हो गया 14 और 32, चलो ये लो 28 और 64, और ये लो 28 और 80। ऑक्सीजन के जितने आपको यहां पर मिल रहे हैं, जितने मिल रहे हैं, जितने मिल रहे हैं, जितने आपके ऑक्सीजन वाले हैं, आप ध्यान से देखो भैया, सब 16 का 16 में भी भाग जाता है, 32 में भी जाता है, 64 में भी जाता है और 80 में भी जाता है। मतलब ये किस में होगा? पूर्णांक में होगा। किस में होगा? पूर्णांक में होगा। बात समझ में आ गई? इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो। चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, ध्यान से देखना। कर लिया नोट? पक्का जी, सिंपल है कहानी। चलिए अब बात किसकी करेंगे? गैलोसिक के नियम की बात करेंगे। यदि आपको पहले से कुछ पता है तो नोट कर लो, नहीं तो फिर तो इस टॉपिक को अपन लोग लपेटे में लेते हैं, है ना? नोट कर लो। चलिए तो कहानी जो है वो बड़ी ही सिंपल है। आपने इस नियम को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। और अब हम चलते हैं हमारे गैलोसिक के नियम की तरफ। आप इसको गोलू भैया का नियम भी कह सकते हो। और गोलू भैया ने क्या कहा? इन्होंने भैया गैसीय आयतनों का नियम दिया। इन्होंने कहा कि गैसीय आयतनों के नियम के बारे में इन्होंने बात की। और क्या बात की? ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल सी कहानी है। समान ताप तथा दाब की समान अवस्था पर, या समान आपका जो ताप है और दाब है, यदि वो एक समान है, तो जब गैसें परस्पर संयोजन होती हैं तो उनके आयतन इस प्रकार से हो जाते हैं कि उसके आयतन में तथा गैसीय उत्पाद में भी सरल पूर्ण संख्या का अनुपात पाया जाता है। पर हमेशा की तरह, क्योंकि ये आपकी बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो शायद ये आपके ऊपर से चला गया होगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम रुक करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और वहां से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कहानी है ये बड़ी आसान है। और कैसी है? ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करने वाला हूं, मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने भैया हाइड्रोजन लिया, मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने क्लोरीन लिया और मैंने दोनों को जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? मैंने हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, दोनों को मैंने जोड़ दिया और मुझे क्या मिला? तो मुझे मिला भैया 2HCl। मुझे कौन सी चीज मिली? तो मुझे मिला 2HCl। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जब ये अभिक्रिया हो रही थी तो हमने तापमान और दाब समान रखा। मतलब ताप और दाब ये कैसा था हमारा? ये हमारा कांस्टेंट था भैया, नियत था। ये था हमारा कांस्टेंट, यानी कि आपका नियत। बात समझ में आ गई? अब देखो हुआ क्या। देखो, ताप और दाब दोनों आपके कांस्टेंट थे, नियत थे। हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? अब H2 का कितना आयतन है बताओ मेरे को? 1 है ना? ये भी 1 है और ये कितना है आपका? 2 है। तो गोलू भैया ने, गैलोसिक जी ने सिर्फ यही कहानी बताई कि आप यदि समान ताप और दाब पर कोई ऐसी अभिक्रिया कराते हो जिसमें आपका अभिकारक जो है वो गैसीय है और आपका जो उत्पाद है वो भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो ठीक है, आपका अभिकारक जो है वो गैसीय अवस्था में है और आपका जो उत्पाद है वो भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनके जो आयतनों का लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, उनके आयतनों का जो अनुपात होगा वो सरल रूप में होगा। सरल रूप में कैसे होगा? तो क्या अनुपात होगा? तो इसका 1, इसका भी 1 और इसका 2। इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? बचपन की बात चल रही है, 1 2 3 4 चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ा ही आसान कहानी थी। तो इन्होंने कहा कि इनके अनुपात, आयतनों का जो अनुपात है वो एकदम सरल संख्या में, सरल रूप में होगा। बात समझ में आ गई? बस यही कहानी थी। एक उदाहरण और देते हैं, चलो देखो जरा, खेल आगे बढ़ाते हैं, है ना? तो एक उदाहरण कैसे लें? यहां से लेंगे, यहां से लेंगे। अब देखो, एक उदाहरण और लेने के लिए हमने क्या किया, हमने लिया हाइड्रोजन, हमने लिया हाइड्रोजन, राइट, और इसको हमने जोड़ दिया किसके साथ में? हमने इसको जोड़ दिया आपके नाइट्रोजन के साथ में। हमने लिया हाइड्रोजन जो कि गैसीय अवस्था में होता है सामान्य ताप और दाब पर, राइट, और तापमान और दाब जो है वो कांस्टेंट है आपका। तो हमने हाइड्रोजन लिया जो कि गैसीय अवस्था में है, हमने नाइट्रोजन भी लिया, ये भी गैसीय अवस्था में है, और हमने कहा चलो बहुत हो गया, अभी अमोनिया बना लेते हैं। चलो हमने अमोनिया बना लिया, ये भी अपने को गैसीय अवस्था में मिला।
तो हमने हाइड्रोजन लिया, हमने नाइट्रोजन लिया और हमने निर्माण किया किसका? अमोनिया का। बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया और निर्माण किसका किया भैया? अमोनिया का किया। रिएक्शन जो है वो बिल्कुल संतुलित है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। काहे नहीं है? सिंपल सी कहानी है, सभी गैसीय अवस्था में। चलो अब इनके आयतनों का अनुपात देखते हैं, है ना। दिल थाम कर बैठिएगा, कुछ नया करने जा रहा हूं। तो इसके आयतन कितना होगा? तो भैया इसके 3 मोल है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, देखो 1 ही है ना, और उधर कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमसे गोलू भैया यही कहना चाहते हैं कि सर यदि आपका तापमान और दाब यदि एक समान बना हुआ है, नियत बना हुआ है, तो कोनो घबराने की जरूरत नहीं है। कहानी जो है वो बड़ी ही सिंपल है कि जो आयतनों का अनुपात होगा वो एकदम सरल तरीके से होगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको भी उसी सरल तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसको हम बोलते हैं गैलोसिक का नियम। इसको हम क्या बोलते हैं? गैलोसिक का नियम। बस कंडीशन क्या है कि इस पर तापमान और दाब जो है वो कैसा बना होना चाहिए? वो कांस्टेंट बना होना चाहिए। मतलब ये कि टेम्परेचर और प्रेशर इसमें कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। कर लिया पक्का? बस दैट्स ऑल। और कोई करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे, जितने चाहे उतने कर सकते हैं। चलो पड़ोस में करते हैं, नोट कर लो इसको। ये दोनों मैंने करवा दिए, अब एक और करते हैं। अब मेरे पास में है हाइड्रोजन गैस। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। सामान्य तापक्रम पर ये गैसीय अवस्था में ही होती है। मेरे पास ऑक्सीजन गैस, कौन सी अवस्था में? तो भैया गैसीय अवस्था में। और जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ते हो, यानी कि दोनों की अभिक्रिया कराते हो, तो बनता क्या है? वो जिसके बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है। मतलब क्या बनेगा? ये बनेगा H2O। और अवस्था कैसी होगी? तो गैसीय अवस्था ही होगी, मतलब वाष्प बनेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी कि जब भी हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो जो है हमें वाटर मिलता है। जब कभी भी हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो हमें जो चीज मिलती है वो क्या है? आपका जल, यानी कि वाटर मिलता है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका कितना? 2, इसका कितना? 1, और इसका कितना? तो भैया 1। तो क्या आपको ये आयतन सरल नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? पक्का ना? चलो ना डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर काहे घबराते रहते हो? ठीक है चलो। तो क्या दिया हुआ है? ताप तथा दाब की समान अवस्था, मतलब कि बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल रोक कर रख लो, फिक्स कर दो, ठीक है, हिलने मत देना टेम्परेचर और प्रेशर को। चलो जब गैसें परस्पर संयोजन होती हैं, जब गैसें परस्पर संयोजन होती हैं तो उनके आयतन इस प्रकार से हो जाते हैं कि उनमें, यानी कि अभिकारकों में मौजूद गैसों में तथा गैसीय उत्पाद में सरल पूर्ण संख्या का अनुपात होता है। क्या आपको इस अनुपात में कहीं पर 1.7, 13.11, 9.7, 2.3 क्या आपको कोई यहां पर परिमेय संख्या जैसी चीज मिली? बिल्कुल नहीं मिला। यहां पर आपको एकदम सरल अनुपात मिल गया। तो इसके उदाहरण कौन से होंगे? तो इसके उदाहरण हर वो अभिक्रिया होगी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा गैसें मिलकर 1, 2, 3, 4 कितने भी उत्पाद बनाती है। या फिर सीधी सी कहानी यह है कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सभी जो आपके क्या हैं भाई, जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी कारक हैं, जितने भी अभिकारक हैं, वो गैसीय अवस्था में है और आपका जो उत्पाद है वो किस में है? गैसीय अवस्था में है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक सिंपल सी कहानी थी। इस डायग्राम को आप चाहो तो बना लो, बढ़िया डायग्राम है। और ये लागू होता है सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें गैसीय होने चाहिए। कौन? तो अभिकारक होना चाहिए। और कौन होना चाहिए? तो भैया उत्पाद होना चाहिए। तो अभिकारक होना चाहिए और होना चाहिए आपका उत्पाद। कछु समझ में आया? बोलिए यस सर। बात समझ में आ गई? तो बड़ा ही सिंपल था स्टूडेंट्स, ये था आपका गैलोसिक का नियम। उम्मीद है ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा नॉट टू वरी, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पुट कीजिए, मैं उधर पर ही हम लोग जो है उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे यदि डाउट जमा हो गए तो हम उसकी डाउट सेशन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब बस निश्चिंत होकर पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, सारी चीजें हम लोग करवा देंगे। बात समझ में आ गई? चलो भैया अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये था हमारा गैलोसिक का नियम, गोलू भैया का नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया हुआ है आवोगाद्रो का नियम, यानी कि एवोगैड्रोस लॉ। तो हम इसको आबू भैया का नियम कह सकते हैं। और आबू भैया का नियम क्या कहता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। आवोगाद्रो का नियम कहता है कि ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में
फिर से यहां पर आपका जो तापमान है और आपका जो दाब है, मान लेते हैं कि हम उसको एनटीपी पर ले लें। कहां पर ले लें? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी। क्या होता है? एनटीपी, एनटीपी, एनटीपी। ठीक है, तो हम उसको यदि एनटीपी पर ले लें तो समान ताप और दाब की अवस्था में यदि आपका तापमान और दबाव कैसा है? एक समान है, मतलब आपके प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, कि समान अवस्था में समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब ये कैसी परिभाषा है जो हमारे पहली बार पढ़ने में समझ में ही नहीं आ रही है। एक और बार पढ़ते हैं। एक समान ताप और दाब होने पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एक काम करते हैं, 2-3 हम डिब्बे बनाते हैं, 2-3 अपन गैसें लेते हैं। ठीक है, तो डिब्बे कहां बनाएंगे? तो हम डिब्बे इधर पे बनाएंगे। बात समझ में आ गई? बड़ा ही सिंपल है। क्या करेंगे? 3 डिब्बे बनाएंगे, उसमें गैस डालेंगे। ठीक है, चलो मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया। चलो हमने क्या किया? एनटीपी लिया, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, राइट? या फिर आप एसटीपी ले लो, या फिर एक काम करो, इतना क्यों कंफ्यूज होते हो? आप एक काम करो, आप ताप ले लो, और जो ताप है आपका उसको आप कितना कर दो? ताप को आप कर दो 0 डिग्री सेल्सियस। चलो 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आपने किया तो गतिज ऊर्जा जो है वो गैसों की थोड़ी सी कम हो जाएगी और एंट्रोपी तो काफी कम हो जाएगी। और दाब आप फिक्स कर दो 1 atm, और यहां पर जो आपका एटीएम है वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर एटीएम का मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? चलो, एनी टाइम मनी तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बट आप यदि अच्छे से पढ़ाई करते हो तो एटीएम का मतलब हो सकता है एनी टाइम मार्क्स। मतलब ये कि यदि आपकी तैयारी बड़ी सही चल रही है तो आपको मिल जाएंगे एनी टाइम अच्छे मार्क्स, आप कभी भी एग्जाम देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए भैया, तो ये तो थोड़ी लंबी कहानी हो गई। तो तापमान अपन ने फिक्स कर दिया, दाब अपन ने फिक्स कर दिया। अब कोई भी, ना तो न्यूटन ना तो आइंस्टाइन इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई? 3 डिब्बे लेंगे। क्या करेंगे? 3 डिब्बे लेंगे। कैसे डिब्बे लेंगे? तो भैया रंग बिरंगे डिब्बे लेंगे। तो एक डिब्बा मैंने यहां पर लिया हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक डिब्बा मैंने यहां पर लिया हुआ है। आयतन सबका एक समान ही लग रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है। देखो, आयतन जो है वो सबका एक समान लग रहा है। हाँ, बिल्कुल लग रहा है। अब एक काम करते हैं, इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। ये बन गया अपना पहला डिब्बा, ये बन गया अपना दूसरा डिब्बा, और ये बन गया अपना तीसरा डिब्बा। हमने कहा ठीक है, यहां तक कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो 3 डिब्बे अपने जो हैं वो बन चुके हैं। अब एक काम करते हैं, 3 गैसें लेते हैं। कौन सी ले लें? हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, और नाइट्रोजन ले लो या ऑक्सीजन ले लो। तो ऑक्सीजन तो बिजी है दुनिया को जीवन दान देने में, अपन नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस है भैया, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। रुको 1 मिनट, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको यार, रुको यार, रुको 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 रुको, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले तो एक ऐसी गैस लेते हैं, राइट? चलो, तो इसमें हमने एक टाइप की गैस ले ली है, हमने एक प्रकार की गैस ले ली है। इतना इसका आयतन है, इतना इसका आयतन है, और इसको अपन पैक भी कर देते हैं। चलो, इसको भी अपन ने पैक कर दिया है, इसको अपन ने पैक कर दिया। ये लो, इसको अपन ने पैक कर दिया, इसको भी हमने पैक कर दिया, इसके अंदर भी गैस डली हुई है, और इसको भी हमने पैक कर दिया। कुछ नहीं है, 3 डिब्बे हैं, तीनों में अलग अलग गैस है। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भयंकर है ही नहीं इसमें। सबक होगा भयंकर कुछ तो पढ़ाया जाएगा ना। बहुत ही सिंपल सी चीज है, काहे घबराते हो? देखो, चलो चलो चलो, 3 अलग अलग रंग की आपको गैसें दिख रही होंगी, राइट? बात समझ में आ गई? चलिए, तो यदि 3 अलग अलग रंग की आपको गैसें दिख रही होंगी तो मेरी बात जो है वो बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और वो बात क्या है? सुनो, इसके अंदर जो है ना H2 गैस भरी हुई है। इसके अंदर जो है वो कौन सी गैस भरी हुई है? तो H2 गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर क्या भरी हुई है? तो नाइट्रोजन गैस। इसके अंदर क्या भरी हुई है? तो इसके अंदर भरी हुई है क्लोरीन गैस। अब बताओ क्या समान है? क्या समान है? यहां पर जब तापमान और दाब आपका आपने कांस्टेंट कर दिया है तो समान क्या है? तो तीनों डिब्बे एक जैसे ही हैं, तो तीनों डिब्बे एक जैसे ही हैं। बात समझ में आ गई?
तीनों डिब्बे एक समान है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो आयतन होगा, तीनों डिब्बे यदि एक समान है तो यहां पर जो आयतन होगा वो भी कैसा होगा, वो फिक्स्ड होगा, एक समान। तो हाइड्रोजन का और क्लोरीन का और नाइट्रोजन का जो आयतन है वो कैसा है आपका, एक समान। ठीक है, आयतन जो है वो कैसा होगा, तो भैया एक समान होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आयतन आपका एक समान हो गया, ये पहली अवस्था। तो ये जो हमारे एवोगाद्रो थे, मिस्टर एवोगैड्रो थे, हिंदी में आप लोग एवोगाद्रो कहते हैं, राइट, इंग्लिश में उनका नाम एवोगैड्रो कहते हैं। तो ये जो हमारे एवोगाद्रो भैया थे, अबू भैया थे, इन्होंने ये कहा कि यदि आयतन एक समान है, सुनिएगा ध्यान से, बड़ी सिंपल सी कहानी, यदि आयतन एक समान है, तापमान और दाब जो है वो आपका फिक्स्ड हो चुका है। इसको अपन थोड़ा सा इधर पे लिख देते हैं, इसको मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख देते हैं ताकि वो चीज आपको कनेक्ट हो जाए, राइट। तो यदि आपका जो तापमान है वो कितना लिया था अपन लोगों ने, बताओ, तापमान जो है वो कितना लिया था, तो फिक्स कर दिया था। तापमान हमने लिया था 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, और दाब हमने कितना लिया था, तो भैया दाब हम लोगों ने लिया था 1 atm। कितना लिया था, 1 atm लिया था। तो इन्होंने कहा कि यदि एक समान आयतन है और तापमान फिक्स है, दाब आपका फिक्स है, तो समान आयतन में सभी गैसों की समान अणुओं की संख्या होगी खत्म। बात समझ में आ गई। तो यह भी गैसीय अवस्था के लिए था, मतलब समान आयतन पे यदि आपका ताप और दाब एक समान है तो गैसों की जो आपके अणुओं की संख्या होगी वो कैसी होगी, एक समान। मतलब एवोगैड्रो के हिसाब से मतलब समान क्या होगा, समान गैसों के अणुओं की संख्या होगी, अणुओं की संख्या होगी, समान गैसों के अणुओं की संख्या होगी। दैट्स ऑल, कहानी यहां पर खत्म हो गई। इसको अपनी कॉपी में आप बढ़िया तरीके से नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, मतलब समान गैसों के अणुओं की संख्या कैसी होगी, समान होगी। मतलब समान होगी क्या, गैसों के अणुओं की संख्या। मतलब यदि इसमें 50 अणु हैं हाइड्रोजन के, तो उसके पड़ोस वाले में भी 50 होंगे, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और क्लोरीन के भी आपके 50 ही होंगे, तो भैया सब में अब 50-50 अणु डालना पड़ेगा मेरे को। कछु समझ में आया। मतलब समान आयतन पे अणुओं की जो संख्या होती है वो 50-50 यानी कि एक समान होगी। तो यहां भी 50 अणु होंगे, इत्थे भी 50 अणु होंगे और उत्थे भी 50 अणु होंगे। बात समझ में आ गई। बस यही तो थी कहानी, हो गया। यहां पर जो है ये नियम, इसका खेला हो चुका है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा एवोगाद्रो का नियम था। इनके हिसाब से बाबूजी ने ये कहा था कि यदि आपका तापमान और दाब फिक्स्ड है यानी कि नियत है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एक समान आयतन पे यदि आप अलग अलग गैसों को भरोगे, एक समान आयतन पर आप यदि अलग अलग गैसों को भरोगे, एक समान आयतन पर आप यदि अलग अलग गैसों को भरोगे, तो सभी गैसों का जो अणुओं की संख्या है, कणों की संख्या है, वो कैसी होगी, एक समान होगी। और यही जो कहानी थी, ये मुझे आप लोगों को सुनानी थी, जो किसे बतानी थी, हमारे एवोगाद्रो भैया को बतानी थी। बात समझ में आ गई। तो इसको अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। छोटी मोटी घिसी पिटी से डेफिनेशन है, उसको भी अपन निपटा ही देंगे, निपटा चुके हैं अपन, राइट। चलो अब स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। कहां, यहां, ये लो, नोट करो भैया। स्टेटमेंट बड़ी ही सिंपल सी ये कहानी थी, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, पक्का जी। तो जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज की जो क्लास थी, राइट, इसमें हमने कौन सी चीजें देखी। ये जो हमारा एपिसोड नंबर 4 है, इसमें हमने बात की रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में। और कौन से थे, तो सबसे पहला आपका था द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। किसने दिया, तो हमारे जो डाल्टन भैया थे, डालू भैया, उन्होंने दिया था हमारे समान द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसके बाद हमने बात की थी स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, और उसके बाद हमने बात की थी हमारे जो गैलोसिक के नियम है उसके बारे में। और रिसेंटली अभी हमने कंप्लीट किया हमारा एवोगाद्रो का नियम। नंबर तो अभी आने वाला है, इसके जस्ट बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम एवोगाद्रो के नंबर के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की पूरी कहानी, जो कि उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। पर यदि आपके समझ में नहीं आई होगी तो करना क्या है, आपको करना है कमेंट,
और आपको बोलना है सीधे सीधे, सर ये मेरा नाम है और ये मेरा डाउट है और आप मुझे बताइए और मैं बताऊंगा। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है तो वो एकदम नेचुरल है। भाई अचानक से आप कक्षा 11वीं में आए हो, ये अचानक से इतना बड़ा सिलेबस देखा है, मोटी मोटी किताबें देखी हैं, डाउट तो बनता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। सवाल पैदा होता है कि इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो आपको कहां पर मिलेगा। तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो कहां पर, ध्यान से देखिएगा, उसको आप एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स पर आप जाइए, ऐप पर आप जा सकते हैं, वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, चैनल पे आप जा सकते हैं, राइट। और वहां पर आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जाइए, हिंदी मीडियम वाले पार्ट पर जाइए। आपको वहां पर हर कक्षा के लिए, हर विषय के लिए, हर टॉपिक के लिए जो वीडियोस है वो अवेलेबल होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ इसी तरीके से जैसे कक्षा 10th की, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कक्षा 10वीं में भी पढ़ाया हुआ है, तो जैसे कि कक्षा 10वीं की वीडियोस अवेलेबल हैं वैसी कक्षा 11वीं की भी हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। क्या करोगे? जाओगे, क्लिक करोगे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई कूपन सिस्टम नहीं, कोई पैकेज नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य और वो है आप लोगों की बढ़िया तरीके से पढ़ाई। बात समझ में आ गई? चलो भैया, तो हर चैप्टर जो है उसको हम अलग अलग तरीके से लपेटे में लेंगे, हर चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स, ये है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है 100% क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विषय में आपका विषय कौन सा है, आपकी कक्षा कौन सी है, आपका टॉपिक कौन सा है, आपकी बोर्ड कौन सी है, आपका मीडियम कौन सा है। हमारी पूरी जो टीम है वो लगी रही हुई है दिन रात आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट, वीडियोस और क्लासेस बनाने में। बात समझ में आ गई? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।